ओ हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ भाई अच्छे होंगे। देखिए गाइज, ये मैं आप लोगों को साइंस की सीरीज़ कराने वाला हूँ, है ना। आप लोगों को थोड़ा लग सकता है कि ये कितना गंदा हो रहा है। भाई गंदा नहीं है, मतलब ये काफ़ी पुराने नोट्स हैं और ये मैंने बहुत बार पढ़े हैं जब मेरा प्लांट ऑपरेटर वगैरह का एग्ज़ाम होता था, ठीक है। और जनरली मैं बता दूँ, इन नोट्सों से मेरे डायरेक्टली कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस फंसते थे भाई। 100% आपको स्टेज 1 एंड स्टेज 2 में मिलेंगे ये क्वेश्चन पेपर। इसमें से आपको डायरेक्टली भाई मिलेंगे, वरना लिख के रख लेना, ठीक है। ये एग्ज़ाम के बाद में आप लोग मुझे बताएंगे कि हाँ भाई आपने जो कराया था वो क्वेश्चन मिला था, क्योंकि भाई मैंने ये नोट्स पढ़े हैं और ज़्यादा नहीं, 700 क्वेश्चन है फिजिक्स और केमिस्ट्री के, जिसमें से आपको 4 से 5 क्वेश्चन आराम से एक पेपर में मिल जाएंगे। मतलब स्टेज 1 में आपको 2 से 3-4 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे इन नोट्सों से। 100% कह रहा हूँ भाई, ऐसा नहीं है कि मैं व्यूज़ के लिए कर रहा हूँ, मैं तो ये करवाऊँ भी नहीं, बट मैंने कहा सोचा है कि आप लोगों की हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपको इससे मतलब नहीं है कि ये काफ़ी पुराने देखो रखे हुए थे, मैंने ढूंढ के निकाले, ऊपर रखे हुए थे, है ना। तो क्योंकि मुझे तो अब इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इस वजह से रखे हुए थे, पहले से ही पढ़ रखे थे मैंने, तो इस वजह से मैंने कहा आप लोगों की हेल्प हो जाएगी, ठीक है भाई। तो चलिए चलते हैं, और जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और जो लोग मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं भाई, प्लांट ऑपरेटर की दोनों एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो वो लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या 5th ग्रेड 1 वाले भी, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन से चलते हैं। एमकेएस पद्धति में देखो इनका सीरियल अलग है थोड़ा सा। एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, ठीक है। और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है डाइन। यार इसमें ना मेरे को पीडीएफ बनानी थी, चलो कोई नहीं। 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? तो भाई 1 न्यूटन कितने डाइन के? 10⁵ डाइन के, ठीक है। देखो ये पेन से भाई आप लोग अगर कभी भी पढ़ो ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप लोग उस पर मार्क करते चलना, है ना। जैसे आपको उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी पता हैं तो वहीं पर लिख दिया करो, है ना। एक बहुत सारे लोग कहते हैं क्यों नोट्सों को गंदा करो। भाई गंदा करना ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको चीज़ें याद होंगी जब आपको दोबारा रिवीजन करेंगे। वहाँ पर देखो 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है? अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर ऊपर ले चलता हूँ। 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है? तो 9.8 न्यूटन, ठीक है। और गुरुत्वीय त्वरण का मान भी यही होता है 9.8, ठीक है, स्मॉल जी का मान। एक व्यक्ति लिफ्ट पर खड़ा है और यदि डोरी टूट जाए तो उसे अपना भार कितना प्रतीत होगा? तो 0, है ना। प्रथम वर्ग के उत्तोलक कौन से हैं? प्रथम वर्ग के उत्तोलक तुला, कैंची, प्लास, बच्चों के झूलने का झूला, है ना, बच्चों के झूलने का झूला, प्रथम प्रकार के उत्तोलक। और इसमें क्या होता है भाई? इसमें एक आयास होता है, आलम होता है, ठीक है। और तो ये चीज़ें ना लूसेंट की बुक से डायरेक्टली ये क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, ठीक है, जो कि आपको, और लूसेंट के अलावा भी भाई एनसीईआरटी पे वेफ्ड ये क्वेश्चंस हैं। द्वितीय देखो 41वां क्वेश्चन देखिए। द्वितीय वर्ग के उत्तोलक हैं सरौता, नींबू नचोड़ने की मशीन। तृतीय वर्ग के उत्तोलक हैं चिमटा और हल। किस वर्ग के उत्तोलकों का यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है? देखिए तृतीय वर्ग के उत्तोलकों का यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है। अब मैं बता दे रहा हूँ, पहले वर्ग के उत्तोलकों का आंतरिक लाभ 1 भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, और 1 से ज़्यादा भी, ठीक है। और द्वितीय वर्ग का 1 से ज़्यादा होता है और तृतीय वर्ग का 1 से कम होता है, ठीक है। 44 क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का अंकिक मान होता है? तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसको हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, ठीक है, कैपिटल जी का मान कितना होता है? 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। सम्वेग परिवर्तन की दर को क्या कहलाती है? सम्वेग परिवर्तन की दर कहलाती है बल, ठीक है। तो सम्वेग परिवर्तन की दर यानी एफ, भाई इसका सम्वेग का एक सूत्र भी होता है, P = mv, ठीक है। और बल आघूर्ण किस प्रकार की राशि है? बल आघूर्ण सदिश राशि है, ठीक है। कार्य किस प्रकार की राशि है? भाई 47वां क्वेश्चन है, अदिश राशि है। और गाइस देखो हो सकता है इसमें ना बहुत सारी चीज़ें कुछ टाइपिंग में भी मिस्टेक थी, किसमें? इसमें जो मैं पीडीएफ आप लोगों को दिखा रहा हूँ तो वो चीज़ें मैंने सही की हैं,
और अगर कुछ भी अगर हो ऐसा कोई गलती तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। हो सकता है भाई मुझसे भी गलती हो जाए जल्दी जल्दी बोलने में, ठीक है। सड़क पर 48वां क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? बर्फ की अपेक्षा सड़क पर घर्षण अधिक होता है, ठीक है। घर्षण अधिक चाहिए तभी हम चल सकते हैं किसी भी चीज़ पर। किसी वस्तु को थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दिया जाता है, अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आती, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अस्थायी संतुलन, ठीक है। और अस्थायी संतुलन क्या होता है कि कोई वस्तु हम जैसे खींचते हैं तो वो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है, तो उसको कहते हैं स्थायी संतुलन। यानी कि जैसे कि रबड़ का एग्जांपल लो, अगर आप रबड़ को खींचेंगे तो वो फिर भी पुनः उसी अवस्था में आ जाती है, ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है कि इसमें अगर हमने कोई चीज़ खींची तो वो अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आई, तो हो गया अस्थायी संतुलन है, ठीक है। एक लड़की झूले पर बैठी झूल रही है, उसके खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो जैसे ही लड़की झूल रही है झूले पर, वो अगर खड़ी हो जाएगी तो आवर्तकाल कम हो जाएगा, ठीक है। अगर और दूसरा एग्जाम्पल ये है, अगर कोई लड़की झूल रही है झूले पर तो वहां पर अगर कोई दूसरी लड़की आकर बैठ गई तो भाई आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जल्दी से यार लाइक कर दीजिए, आप अपने दोस्तों में शेयर कर देना यार। इतना अच्छा पता है भाई, मैं पढ़ा सकता हूँ बहुत अच्छे से, मैंने कोचिंग भी चलाई है फिजिक्स की, मैथ की, ठीक है। और अभी नहीं भाई 2017 में, और वो कोचिंग मेरी अभी भी चल रही है, कहाँ? अलीगढ़ में, ठीक है। मेरे नाम से ओनरशिप मेरी है, बाकी चल रही है 1st क्लास से 12th क्लास तक, ठीक है। तो भाई उसको भी मैं किसी दिन दिखाऊंगा आप लोगों को। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, देखो एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है? जूल है, ठीक है। और सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या? अर्ग प्रति डायन सेंटीमीटर। देखो एक जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? 10⁷ अर्ग के, ठीक है। भाई सेम टू सेम क्वेश्चन ना मिल जाए ना इस पीडीएफ से तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है भाई साहब। 2 से 4 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री में स्टेज 1 स्टेज 2 में आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। अगर तुमको 350 क्वेश्चन में ऐसे भाई 4-5 क्वेश्चन मिल रहे हैं ना भाई, बहुत अच्छा परसेंटेज है, ये समझ लो। आगे चलते हैं। 1 मेगावाट कितने वाट के तुल्य होता है? तो 1 मेगावाट कितना होता है? 10�6 वाट, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा जूल में मान कितना होगा? तो 1 किलोवाट घंटा कितना होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल, यानी 36,000 जूल, ठीक है। एक अश्वशक्ति बराबर, भाई पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है क्योंकि मेरे को तो ये सारे रटे हुए हैं, ठीक है। 746 वाट। जब विस्थापन बल की लंबवत दिशा में होता है तो कार्य कितना होता है? जब विस्थापन बल की दिशा में होता है, बल की लंबवत होता है। देखो W बराबर FS cos थीटा होता है। अगर cos थीटा का मान 90 होगा, है ना, क्योंकि लंबवत बोल रहा है, अगर cos थीटा का मान 90 होगा तो वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0, तो W बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 ग्राम द्रव्यमान मान जूल में कितना होगा? तो 1 ग्राम द्रव्यमान मान जूल में कितना होगा? 9 × 10⁻13 जूल, ठीक है। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, भाई साहब डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, और आते कैसे हैं? डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आते हैं, जो कि प्लांट ऑपरेटर और इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए स्टेज 1 में आते हैं, ठीक है। E बराबर mc²। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? भाई स्थितिज ऊर्जा होती है। तनी हुई स्प्रिंग में, देखो 62वां क्वेश्चन है, तनी हुई स्प्रिंग में ऊर्जा होती है तो कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा। डायनामो का क्या कार्य है? डायनामो क्या करता है भाई? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। और इसके अगर अपोजिट में जाएंगे तो इसका उल्टा क्या होता है? मोटर जो है, मोटर वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करती है, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं मोमबत्ती में किसका रूपांतरण है? तो मोमबत्ती रासायनिक यानी केमिकल से बनी होती है मोमबत्ती, तो केमिकल यानी केमिकल एनर्जी को प्रकाश ऊर्जा में बदलना, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई ये फट गए हैं बहुत दिनों से, देखो मैंने पढ़े नहीं थे, ये रखे हुए थे, चूहे बुए ने काट दिए हैं यार, तो थोड़ा देखो। माइक्रोफोन क्या करता है? माइक्रोफोन क्या करता है भाई? ये ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। और लाउड स्पीकर क्या करता है? वैद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में चेंज करता है। 67वां क्वेश्चन है, सोलर सेल का कार्य क्या है? तो सौर ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में चेंज करना, ठीक है। ट्यूबलाइट का कार्य क्या है? वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में चेंज करना। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है? कौन सा? सितार बदलता है। किसी वस्तु का संवेग दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो भाई संवेग अगर दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी 4 गुनी, ठीक है। कैसे होगी? K बराबर
पी स्क्वायर अपॉन 2m, यानी के क्या हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी होगी यानी गतिज ऊर्जा होगी, बाकी पी हो गया आपका संवेग, जो कि ये फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी और आपका संवेग में, ठीक है, पी स्क्वायर अपॉन 2m, तो इससे हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 71 शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक है वाट, ठीक है, और संवेग का ये भी फॉर्मूला होता है पी बराबर एम वी। तो पी बराबर अगर एम वी से संवेग का मात्रक अगर हम निकालेंगे तो द्रव्यमान बट्टे क्या हो जाएगा सेकंड, ठीक है, सॉरी द्रव्यमान बट्टे सेकंड नहीं होगा यार, ये एम तो द्रव्यमान हो गया ना, हाँ, तो किलोग्राम बट्टे सेकंड। कार्य और शक्ति में क्या संबंध है? कार्य और शक्ति में क्या संबंध है? पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी, ठीक है भाई। इसके ना बहुत सारे फॉर्मूले हैं। पी बराबर देखो, पी बराबर आई स्क्वायर आर टी भी होता है, ठीक है, पी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आई टी भी होता है, ठीक है, वी स्क्वायर आर अपॉन टी भी होता है, ठीक है यार। हो कभी कभी जल्दी जल्दी में कुछ अलग वर्ड निकल जाए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे, है ना गाइज। देखो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करा दूंगा भाई, इसमें से बहुत ये ना आप लोगों को डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 100% भाई। हर एक एग्जाम में साइंस के क्वेश्चंस बनते हैं इतने इजी। कार्य और शक्ति में क्या संबंध है? तो कार्य और शक्ति में ये संबंध बता दिया। 73 क्वेश्चन, एक मशीन 100 जूल कार्य 10 सेकंड में करती है तो उसकी शक्ति क्या होगी? तो कितना होगी? देखो डब्ल्यू दे रखा है 100 और 10 सेकंड यानी टी दे रखा है, यानी इसी फॉर्मूले पे निकाल दिया पी बराबर, ठीक है, पी बराबर 100/10 रख देंगे तो 10 वाट होगी, ठीक। शक्ति का मात्रक वाट वैज्ञानिक के नाम पर पढ़ा था, जेम्स वाट के, ठीक है। वाट का मान किसके समतुल्य होता है? तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, ठीक है भाई। इसके बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं और जैसे हम फॉर्मूले पर ही यूनिट निकालते हैं, ठीक है, मात्रक भी फॉर्मूले से बनाते हैं। गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र क्या है? तो गतिज ऊर्जा के के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। अब आप लोग यहाँ पर एम की जगह पर, यहाँ पर देखिए एम की जगह पर पी बराबर एम बी से अगर फॉर्मूले से रखेंगे ना तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ये वाला देखो, के बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m, यही वाला फॉर्मूला आएगा। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 77। दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला बता देते हैं, ठीक है। F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया आपका गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया? न्यूटन ने। पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी का मान कितना होगा? तो जी का मान देखो, पृथ्वी तल से आप नीचे जाएं तो भी घटता है, पृथ्वी तल से ऊपर जाएं तो भी घटता है, ठीक है। ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है और पृथ्वी की सतह पर जी का मान भी महत्तम होता है, ठीक है, और विषुवत रेखा पर भी जी का मान घटता है। भाई ये होते हैं एक्स्ट्रा रिलेटेड फैक्ट्स, जो कि एक क्वेश्चन से हम 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा पर जाने पर सरल लोलक के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सरल लोलक जो होती है वो उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है जब हम पृथ्वी से चंद्रमा पर जाते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। अब ये पलायन वेग क्या होता है? देखो पलायन वेग क्या होता है कि अगर हम कोई भी वस्तु उस स्पीड से जमीन से फेंकें, ठीक है, पृथ्वी से फेंकते हैं, वो उस हिसाब से मतलब गति करेगी कि 11.2 किलोमीटर के हिसाब से, कि वो अगर कभी वापस ना आए, तो ये होता है पलायन वेग, ठीक है। 11.2 किलोमीटर पृथ्वी का पलायन वेग होता है। भाई समझाने में थोड़ा एक अलग हो सकता है कि हर कोई अलग तरीके से समझाता है, सबका समझाने का तरीका अलग अलग होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का कितना होगा? तो 1/6 होगा, ठीक है। दाब का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी दाब प्रेशर P बराबर F अपॉन A, यानी न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है, या पास्कल भी कह सकते हैं इसको, मतलब सॉरी पास्कल भी इसका मात्रक होता है। वायुमंडल दाब का ऐसा ही मात्रक, वायुमंडलीय दाब का ऐसा ही मात्रक होता है बार, ठीक है। द्रव का घनत्व तो किस यंत्र से मापा जाता है? तो किससे? हाइड्रोमीटर से। अब देखिए हाइड्रोमीटर आया, एक होता है हाइग्रोमीटर, ठीक है, तो उससे क्या नापते हैं? देखो यहाँ पर तो पूछा 85 नंबर में, द्रव का घनत्व तो किस यंत्र से मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर से। अब आता है कि एक हाइग्रोमीटर होता है, तो उससे वायु की आर्द्रता मापी जाती है, ठीक है, वायु की आर्द्रता मापी जाती है किससे? हाइग्रोमीटर से। दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? लैक्टोमीटर से, ठीक है।
पानी से भरी बोतल में सबसे अधिक दाब कहाँ होगा? तो भाई बोतल की पेंदी में होगा, ठीक है, पानी से भरी बोतल में सबसे अधिक दाब, हाँ, बोतल की पेंदी में। एक बार कितने न्यूटन मीटर के तुल्य होता है? तो कितने? 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापते हैं? बैरोमीटर से। यार जल्दी से लाइक कर दो, देखो मेरा बोलते बोलते भाई मेरा गला सूख गया, पानी की ज़रूरत पड़ रही है, इतनी स्पीड से बोल रहा हूँ मैं। वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापते हैं? बैरोमीटर से। यदि अचानक बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरता है तो क्या संभावना वर्षा होने की, ठीक है, और अचानक से गिर जाता है भाई तो आंधी और तूफान आने की संभावना होती है। 91 क्वेश्चन। जब दिन साफ होता है तो बैरोमीटर का पाठ्यांक बढ़ता है, ठीक है। जब बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता है तो उसका कितना भाग पानी से ऊपर रहता है? तो कितना? 1/10 भाग। और हाँ, अगर किसी भी प्याले में, किसी भी गिलास में, है ना, अगर बर्फ पिघल रही है, मतलब आपने बर्फ का टुकड़ा डाल दिया तो वो 1/10 भाग उसका ऊपर रहेगा, है ना। और जब अगर बर्फ पिघल जाएगी तो भाई उसके मतलब उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब वो जितना था उतना ही रहेगा, है ना। बल, दाब व क्षेत्रफल में क्या संबंध है? तो P बराबर F/A, ठीक है। इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, दाब का फॉर्मूला ये। उसके बाद अगले पर चलते हैं। 95 क्वेश्चन। समुद्र तल से नीचे जाने पर वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, ठीक है। पारे का हिमांक कितना होता है? पारे का हिमांक 39 डिग्री सेल्सियस होता है। अब यहाँ पर सेल्सियस की बात की गई है तो हम अपना बॉडी टेम्परेचर की बात करेंगे। हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? देखो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में बात करें तो हमारा फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ब्रिटिश थर्मल यूनिट कितने कैलोरी के तुल्य होता है? 97 क्वेश्चन। तो 252 कैलोरी, ठीक है। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है? पृष्ठ तनाव का न्यूटन मीटर है, ठीक है, न्यूटन पर मीटर, F/L कह सकते हैं इसको। पानी के ऊपर तेल क्यों तैरता है? पानी के ऊपर तेल क्यों तैरता है? तेल पृष्ठ तनाव के कारण तैरता है, ठीक है। पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है, ठीक है, तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है, ठीक है। अब 100 क्वेश्चन है। जल की बूंद किसके कारण गोल होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। भाई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ये नहीं है कि आपको प्रूफ नहीं करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन। लोहे की सुई पानी पर क्यों नहीं तैरती? पृष्ठ तनाव के कारण नहीं तैरती, ठीक है। द्रव, अगला क्वेश्चन है द्रव 102। द्रव के दाब की गणना किस सूत्र से की जाती है? तो किससे? P बराबर HdG, जिसमें H हाइट हो गया, ठीक है, G क्या हो गया आपका? G हो गया आपका ये गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। और 1/P बराबर mgh भी होता है, ठीक है, फॉर्मूला, जो कि एनर्जी के लिए यूज होता है। दाब किस प्रकार की राशि है? दाब एक अदिश राशि है, ठीक है, इसमें कोई दिशा नहीं होती। अदिश और सदिश में यही फर्क है कि अदिश जो राशि होती है उसमें दिशा नहीं होती, परिणाम होता है, और सदिश होती है उसमें परिणाम और दिशा दोनों होती हैं। लेकिन उसमें भी बहुत सारे अपवाद हैं, जैसे हमारी वैद्युत धारा है, तो वैद्युत धारा में दिशा होते हुए भी वो अदिश राशि है, ठीक है। नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना क्यों आसान होता है? ठीक है, नदी के तो समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है, इसलिए आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो प्लवन से संबंधित है। कोई नाव पानी में कब डूबती है? अपने आयतन के बराबर पानी हटाने पर। देखो गाइस, जिन लोगों को भाई तैयारी करनी है, देखो रावत वाडा वाला भी पेपर आ रहा है, NFL की वैकेंसी आ गई है, आप लोग उसमें भी डाल सकते हैं फॉर्म, ठीक है। और बहुत सारे लोग देखते हैं कि हम नॉन टेक की तरफ क्यों जाए, भाई साहब कंपटीशन बहुत है, रेलवे के भी फॉर्म डाल दीजिए, NTPC वगैरह के, ठीक है। और जो लोग चाहते हैं मुझसे जुड़ना, क्योंकि प्रॉपर मैं वहाँ पर ग्रेड 1 की भी तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक है, प्रॉपर डेली मॉक टेस्ट दे रहा हूँ और सब कुछ, और आपके प्लांट ऑपरेटर स्टेज 1 स्टेज 2 के डेली मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, ठीक है भाई, प्रैक्टिस हो रही है बहुत अच्छे तरीके से। कोई नाव पानी में कब डूबती है? अपने आयतन के बराबर पानी हटाने पर, ठीक है। आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? तो ग्रीस से। दोलन करने वाली कोई वस्तु 1 सेकंड में कितने दोलन करती है उसे क्या कहते हैं? आवृत्ति, ठीक है। और आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या संबंध होता है? n बराबर 1/t। n, इसको n भी कह देते हैं आवृत्ति को, ठीक है। और f से भी डोनेट कर सकते हैं, जैसे f बराबर 1/t, ठीक है। आवृत्ति का मात्रक क्या है? प्रति सेकंड या हर्ट्ज, ठीक है। जिन तरंगों को हम सुन सकते हैं वो कहते हैं श्रव्य तरंगें। श्रव्य तरंगों की आवृत्ति परास क्या होता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अब हम यहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताएंगे। देखो, अब श्रव्य तरंगें जिसको हम
जिनका आवृत्ति परास कितना होता है, जिनका होता है 20,000 हर्ट्ज से अपश्रव्य, सॉरी 20 हर्ट्ज से कम होता है, ठीक है। और श्रव्य तरंगें 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, और पराश्रव्य तरंगों का आवृत्ति परास होता है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। भाई ये मुझे चीज़ें याद हैं तब मैं बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं कभी कभी अटक जाता हूँ। अब 113वां क्वेश्चन है, ध्वनि के वेग पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? तो दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। भाई बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं कि अगर ध्वनि पर मतलब वायु में अगर ध्वनि चल रही है तो इस तरीके से कि अभी आएगा क्वेश्चन, आगे आएगा कि अगर हम उसको दोगुना कर दें तो दाब दोगुना कर दें तो ध्वनि पर क्या असर पड़ेगा? तो भाई दाब का कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। ध्वनि पर ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? भाई ठोस में होती है, ठीक है। और यहीं पर अगर पूछ लिया जाए तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है वैक्यूम में, यानी निर्वात में, ठीक है। ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होती है? ध्वनि की चाल सबसे कम होती है गैस में। दो तरंगों की आवृत्ति का अनुपात 1:2 है, तो आवृत कालों का अनुपात क्या होगा? तो भाई आवृत कालों का अनुपात क्या होगा? 2 क्योंकि ये इसका उल्टा होता है ना। तरंग आवृत्ति, तरंग 125 क्वेश्चन तक मैं करवा रहा हूँ क्योंकि वीडियो हो जाएगी फिर ज़्यादा लंबी। तरंग आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य तथा तरंग के वेग में क्या संबंध है? तो क्या संबंध है? v बराबर n। किन तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? रेडियो तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। दैशिक संकेतों के लिए कौन सी तरंगों का यूज होता है? पराश्रव्य तरंगें भाई बहुत सारी चीज़ों में काम आती हैं, ठीक है। घड़ी की सुइयों की गति कैसे होती है? सरल आवृत गति। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होता है। देखो यही है ना, वायु में अगर ध्वनि की चाल का मतलब दाब को 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल पर क्या असर पड़ेगा? ऐसा क्वेश्चंस आएगा, कल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इस पे 100+ भाई लाइक आएंगे तो मैं अगली सीरीज डालूंगा। भाई साहब फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऐसे ऐसे नोट्स हैं जिनमें आराम से आपको PSU में जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा मेरे इस नोट्सों से, क्योंकि भाई एग्जाम मैंने भी दिए हैं, सिलेक्शन मैंने भी लिया है। अगला क्वेश्चन है 122, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकंड तक रहता है। किसके कारण ध्वनि रात में अधिक और दिन में कम सुनाई देती है? तो ध्वनि के अपवर्तन के कारण, ठीक है। किसके कारण? ध्वनि के अपवर्तन के कारण। ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो किससे? ऑडियोमीटर से, ठीक है। और पराश्रव्य तरंगों को सीटी मारकर सबसे पहले किसने उत्पन्न किया था? किसने? गाल्टन ने। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। 100+ लाइक आने पर ही मैं अगली सीरीज डालूंगा, ठीक है। क्योंकि भाई आप लोगों का रेस्पॉन्स नहीं होगा तो फिर वीडियो बनाने का फ़ायदा ही क्या है, ठीक है। तो ज़रूर बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं करा रहा हूँ भाई साहब। मॉक टेस्ट में अगर आप किसी के भी लगा रहे, मेरे ना सही कहीं से ही पढ़ रहे भाई साहब, ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।